आज इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार भाग 2। पिछले वीडियो में हमने भाग फर्स्ट बनाया था केंद्र सरकार का, और आज हम बनाएंगे भाग 2, यानी जो बता हुआ जो लेसन है उसी के बारे में आज ये वीडियो बनाएंगे। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रपति की हम शक्तियां पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति की शक्तियां, उसमें दो प्रकार की शक्तियां पढ़ रहे थे। इसमें एक भाग बन रहा था सामान्यकालीन शक्ति का, सामान्यकालीन शक्ति, और दूसरे प्रकार की जो शक्तियां बन रही थी वो कौन सी थी? संकटकालीन। संकटकालीन शक्ति या शक्तियां ये दो प्रकार की राष्ट्रपति को शक्तियां मिली हुई है। उसमें सामान्यकालीन की शक्तियां हैं वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली है, यानी इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और आज हम शुरुआत करेंगे संकटकालीन शक्तियों के बारे में कि संकटकालीन शक्तियां कितनी है? 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियां वो 3। सबसे पहला भाग बनता है एक, जो आता है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 पहली शक्ति। उसके बाद दूसरी शक्ति अनुच्छेद 356, और तीसरी शक्ति आती है अनुच्छेद 360। ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं। अलग से क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति तथा उसकी संकटकालीन शक्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 2 खंडों में प्रश्न पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि बड़ा प्रश्न पूरा दे दिया जाए कि राष्ट्रपति की शक्तियों को समझाइए। अगर नाम ऐसे आ जाए राष्ट्रपति की शक्तियों को समझाइए तो इसका मतलब तो ये है दोनों प्रकार की शक्तियां, प्रथम प्रकार और द्वितीय प्रकार, दोनों प्रकार की शक्तियों के बारे में वर्णन करना है। अगर केवल ये दे दिया जाए संकटकालीन शक्ति या सामान्यकालीन शक्ति, तो इनमें से एक का वर्णन करना है। सामान्यकालीन शक्तियों के जो पॉइंट हमने पढ़े थे उनका वर्णन करना है। अगर संकटकालीन दे दी जाए तो संकटकालीन में जो हम पॉइंट पढ़ेंगे आज उनके बारे में ही आपको वर्णन करने। यहाँ पर तो मैंने वर्गीकरण के तौर पर अनुच्छेद बताए हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत एक तो बाह्य आक्रमण, यानी अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति अगर जब बन जाती है तो 352 अनुच्छेद राष्ट्रपति लगा करके देश में संकटकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में अशांति की उत्पत्ति होती है तब राज्यपाल के परामर्श के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है राष्ट्रपति। वहां पर आपात की स्थिति बनती है तो वो बनती है राष्ट्रपति शासन के रूप में 356 अनुच्छेद के तहत। और अनुच्छेद 360 ये वित्तीय संकट है। देश में आर्थिक स्थिति अगर संकट में आ जाती है तो राष्ट्रपति है उस स्थिति में आपातकाल घोषित करता है, और वो करता है अनुच्छेद 360। अब इन तीनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, संकटकालीन शक्तियां, इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब संकटकालीन स्थिति है वो 3 रूप में बनती है भारत में, जो हमने अलग अलग 3 खंडों में पढ़ा है। अब उसमें हम पहला 1 नंबर खंड ले, उसमें हमने क्या लिखना है? बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण एक स्थिति बाह्य आक्रमण की बन जाती है, या आंतरिक अशांति, या आंतरिक अशांति। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है बाह्य आक्रमण की या युद्ध की स्थिति बन जाती है, आंतरिक अशांति की स्थिति बन जाती है, तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से, पहले की स्थिति बता रहा हूं,
अपने स्वविवेक से राष्ट्र में आपात की घोषणा कर सकता था, और वो अनुच्छेद 352 के तहत। लेकिन उसमें शर्त यह थी कि उसको 2 माह में, आपात की घोषणा के 2 माह बाद संसद में उनका अनुमोदन होना जरूरी था। यानी संसद से उनकी अनुमति जरूरी थी, उनमें संसद में एक बार उनको पेश करना अनिवार्य था। लेकिन ये 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में स्थिति बदल दी गई। अब ये संकट काल की जो स्थिति है वो आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाई जा सकती। केवल आंतरिक अशांति के आधार पर संकट काल की जो स्थिति है या संकट काल है वो नहीं लगाया जा सकता। एक तो इसमें बदलाव कर दिया ये 44वें संविधान संशोधन में, एक इसमें बदलाव कर दिया गया ये कि मंत्रिमंडल की परामर्श के बगैर राष्ट्रपति है वो बाह्य आक्रमण के समय या आंतरिक अशांति पर तो लगा नहीं सकता। बाह्य आक्रमण और युद्ध की स्थिति में इनसे परामर्श लेना अति आवश्यक है। ये तो बात हो गई संकट लगाने की, यानी संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो संकट घोषणा करने की स्थिति हो गई। अब ये खत्म कब हो सकता है, ये इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 महीने, कभी भी हो सकता है। लेकिन लोकसभा में अगर सदस्य 2/3 बहुमत से ये पारित कर दें कि ये संकट काल समाप्त हो जाना चाहिए, यदि लोकसभा में ये पारित कर दिया जाए कि ये संकट काल है वो 2/3 बहुमत के साथ कि ये बंद कर दिया जाए, इसकी सीमा समाप्त कर दी जाए, तो ये संकट काल है वो समाप्त किया जा सकता है। अन्यथा वो राष्ट्रपति स्थिति सामान्य होने की स्थिति में ही जाकर के ये संकट काल पूरा होता है। ये शक्ति हो गई नंबर 1। अब दूसरी शक्ति ये बनती है राज्य में चलो मैं ऊपर ही बताता हूं। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के अनुसार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किसी भी राज्य में राज्यपाल के परामर्श के अनुसार, यानी उस राज्य का राज्यपाल जब राष्ट्रपति को यह कहता है कि उस राज्य की जो संवैधानिक प्रणाली के अनुसार है वो शासन प्रणाली नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति है वो उस राज्य में उसको असंवैधानिक तंत्र या संवैधानिक तंत्र के खिलाफ विफलता या उनका अनुप्रयोग या अनुचित ढंग से उपयोग करने की स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। लेकिन इनकी भी कुछ शर्तें हैं। इनकी शर्तें वही 1 माह, यानी संसद में 1 माह बाद अनुमोदन होना चाहिए। उसके बाद 1 माह तक तो वो अपने आप लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन है वो एक बार तो अपने आप लगा सकता है। लेकिन 1 माह बाद संसद में ये दोनों सदनों के बीच में चर्चा होने के बाद एक बार में कितने 6 माह, एक बार में इसको कितना बढ़ाया जा सकता है 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। और इसकी अधिकतम सीमा होती है, अधिकतम सीमा, और अधिकतम सीमा इसकी होती है 3 वर्ष। ये निश्चित है कि 3 वर्ष से अधिक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रहना चाहिए। ये इसकी एक निश्चित शर्त है। उसकी अधिकतम सीमा है। पहले वाले संकटकालीन शक्ति में कोई निश्चित सीमा नहीं थी, लेकिन दूसरी जो स्थिति बन रही है राज्य में संवैधानिक, उसमें ये सीमा बन रही है निश्चित कि 3 वर्ष बाद में उस राज्य में दोबारा चुनाव होगा और राष्ट्रपति शासन की जो समाप्ति हो अपने आप होगी। लेकिन हर 6 माह बाद, हर 6 महीने से ये तारीखें बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब इसका ये राष्ट्रपति शासन का काल है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पर संसद में अनुमोदन के बाद ही बढ़ता जाएगा, ऐसे नहीं बढ़ता जाएगा। तो ये शक्ति नंबर हो गई 2।
अब तीसरी शक्ति है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट या वित्तीय संकटकालीन शक्ति। अब वित्तीय संकट की स्थिति अनुच्छेद 360 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट की स्थिति बन जाती है जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि देश के पास जितनी आय आ रही है उनसे ज्यादा खर्च हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जाकर के राष्ट्रपति को लगे कि देश की अर्थव्यवस्था वो डगमगा रही है, देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति है वो संकट वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। और इसका भी निश्चित काल नहीं है कि 1 साल 2 साल कितने भी, या 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना कितना भी ही ये संकट काल है वो लगाया जा सकता है। लेकिन वही ऊपर वाली प्रक्रिया 1 नंबर वाली प्रक्रिया है कि 2 माह है, 2 माह बाद यानी 2 माह तक तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति से लगाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद दोनों सदनों में अनुमोदन जरूरी होता है, संसद में अनुमोदन जरूरी होता है, उसके बाद ही इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी अंतिम सीमा नहीं होती है। और वही बहुमत पारित करने के बाद इसको भी समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा में अगर 2/3 बहुमत पारित हो जाता है तो इस संकट को भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन ये संकट लगाने से पहले भी मंत्रिमंडल से परामर्श लेना आवश्यक है। ये राष्ट्रपति की शक्तियां कब से बदलेगी? ये 44वें संविधान संशोधन के बाद इसमें ये बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का टॉपिक होता है पूरा। हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां पढ़ी जो पिछले वीडियो में पढ़ी, हमने राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियां पढ़ी जो अभी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियों के बारे में या उनकी हम योग्यता के बारे में हम कह सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रधानमंत्री का टॉपिक लेते हैं। अब वहां से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है उसके बारे में भी विचार करेंगे। इसके बीच में एक टॉपिक आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उसकी योग्यता भी यही रहती है कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उनका कार्यकाल 5 साल का होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है, उसी प्रकार का होता है। लेकिन एग्जाम में आने की संभावना वहां से कम बनती है। इस प्रकार का क्वेश्चन वहां पर नहीं पूछा जाएगा। और वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। अब हम टॉपिक यहाँ पर लेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यानी देश का उच्च वक्ता, देश का उच्च वक्ता प्रधानमंत्री को माना जाता है। केंद्र की सारी शक्तियों का वास्तविक कार्यपालक, केंद्र की सारी शक्तियों का वास्तविक कार्यपालक केवल प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते, लेकिन हम मंत्रिमंडल को कह सकते हैं। मंत्रिमंडल में मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए? वो भारतीय होना चाहिए, पहली बात है। वह दिवालिया वो पागल घोषित नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष। उसका कार्यकाल 5 वर्ष। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र देगा ये राष्ट्रपति को। अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देगा प्रधानमंत्री। तो ये ऐसी स्थितियां बन रही है, तो कहने का मतलब ये प्रधानमंत्री की ही स्थिति है यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं उनके बारे में कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां और उनके अधिकार। यहाँ से एक प्रश्न पिछली बार शायद तक आया हुआ है, तो आने की संभावना कम है, लेकिन यहाँ पर अथवा में प्रश्न आता है तो रिपीट हो सकता है। तो शॉर्ट में हम कहने का मतलब है कि शॉर्ट में इनकी जो शक्तियां हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक बार प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं अधिकार। अधिकार यहां से प्रश्न पिछली बार बन चुका है। पिछली बार ऐसा प्रश्न आया था, उसमें उनकी शक्तियों का ही वर्णन किया गया था। अब की बार हो सकता है प्रधानमंत्री का नहीं पूछ करके उसके मंत्रिमंडल का पूछ लिया जाए प्रश्न, वहां से मोस्ट बनेगा। ये इतना मोस्ट तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसके बारे में एक दो ऐसी कोई शक्तियों के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। जैसे मंत्रिमंडल का निर्माण करना,
भाई 1 नंबर हम लेते हैं क्या, मंत्रिमंडल का निर्माण करना। इसको हाईलाइट करो, उसके आगे लिखो कि प्रधानमंत्री बनते ही, शपथ लेते ही सबसे पहला उसका कार्य ये होता है कि उसका एक दल बनाया जाए, एक मंत्रिमंडल बनाया जाए, एक सहयोगी लोग सदस्यों का समूह बनाया जाए, उसी को तो मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिपरिषद, सॉरी मंत्रिपरिषद का निर्माण करता हो। मंत्रिपरिषद में वो 3 खंड बनाते हैं, मंत्रिपरिषद को 3 खंडों मानता है, एक तो मंत्रिमंडल बनता है, एक बनता है कैबिनेट राज्य मंत्री, और एक उपमंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री बनते हैं। इसको कैबिनेट मंत्री के नाम से भी जाना जाता है, मंत्रिमंडल को कैबिनेट मंत्री के नाम से भी जाना जाता है। यानी सबसे पहला कार्य, सबसे पहली शक्ति उनकी यही है कि इन मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की वो नियुक्ति करता है, और इनको शपथ है वो राष्ट्रपति ही दिलाता है। यानी इन मंत्रियों को शपथ है वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ही दिलाता है। उसके बाद नंबर 2 शक्ति बनती है विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा। यानी जो यहाँ पर जो मंत्री चुने गए, इन मंत्रियों को जो विभाग दिए जाते हैं, जैसे कोई जल मंत्री बनता है, कोई रेल मंत्री बनता है, कोई कपड़ा मंत्री बनता है, कोई उद्योग मंत्री बनता है, कोई ऊर्जा मंत्री बनता है, इस प्रकार अलग अलग विभाग किस किस व्यक्ति को देना है, ये पूरा पूरा अधिकार किसके पास है, केवल और केवल प्रधानमंत्री के पास है। केवल और केवल प्रधानमंत्री के पास ही इस प्रकार का अधिकार है कि वो विभागों का बंटवारा कर सके। उसके बाद मंत्रिमंडल या इस मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, नंबर 3 है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। यानी बार बार उनकी बैठक बुलाना, उनके कामकाज के बारे में जानकारी लेना, जायजा लेना, उनको निर्णय देना या उनको निर्देश देना, इस प्रकार के सारे कार्य है उनका संचालन है वो किसके माध्यम से, ये मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो ये सारा कार्य करता है। मुखिया कौन होता है, मुखिया होता है प्रधानमंत्री, यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद ये लोकसभा का एक नेता होता है, नंबर 4 लोकसभा का नेता। यानी लोकसभा में जो भी वहां पर विधेयक पेश किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की निगरानी में, उनकी अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता। लोकसभा में बोलने का जो अधिकार है वो है तो सभी मंत्रियों को, लेकिन इनकी कार्य प्रणाली के अनुसार ही बोला जा सकता है। इनकी जो व्यू प्रणाली जो बनाई जाती है उन्हीं के अनुसार वो मंत्री है वो लोकसभा में बोलता है। लेकिन मंत्रिमंडल में, कहने का मतलब मंत्री परिषद में जो लोकसभा में उच्च नेता होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है, उस पार्टी का प्रधानमंत्री ही बनता है। उसके बाद 5 नंबर राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद नाम ले सकते हैं, मंत्रिमंडल नाम से ले सकते हैं, के बीच संवाद या पत्राचार भी हम कह सकते हैं। इनके बीच में संवाद या पत्राचार की स्थिति भी बन सकती है कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में या मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद और पत्राचार की पूर्ति, या कहने का मतलब ये कार्य भी कौन करता है, ये कार्य भी प्रधानमंत्री ही करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद नंबर 6 बनते हैं विभिन्न पदों में भागीदारी। यानी कहने का मतलब है अनेक पदों की नियुक्ति तो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति जिन जिन पदों में जैसे न्यायाधीश की नियुक्ति करता है या उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री से वो परामर्श लेकर के उनकी नियुक्ति करता है। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री को पूछ करके उसकी नियुक्ति करता है। तो कहने का मतलब उच्च पदों पर नियुक्ति के समय भी उनको पद की जो शक्ति है या पूछने की जो शक्ति है वो है। कहने का मतलब राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री को पूछता है और ये अपने विभाग में किसी भी मंत्री को क्या पद देना चाहता है, ये भी एक स्वतंत्र है उसमें। अब उसके बाद अगला टॉपिक बनेगा मंत्रिमंडल का। किसका बनेगा,
मंत्रिमंडल की शक्तियों एवं उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न बन रहा है यहां से अगली बार से। एक प्रश्न तो ये मोस्ट बन रहा है, एक राष्ट्रपति वाला और एक उच्चतम न्यायालय वाला। ये 3% आप रट लो, इसका मतलब 3 में से 1% जरूर आ जाएगा। मंत्रिमंडल की शक्तियां एवं उनके कार्य, उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये पर्सन मोस्ट बन रहा है। तो इस पर आप टॉपिक यानी कहने का मतलब आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, आप इसको मुख्य पर्सन की भूमिका में ले सकते हो। जब अंतिम कहने मतलब एक दिन पहले आप जब पढ़ते हो तो इस पार्ट में से जो प्रश्न आपको पढ़ने हैं वो 3 पढ़ने हैं। इस पार्ट में से पढ़ने वो 3% पढ़ने, एक तो राष्ट्रपति वाला, 1 नंबर वो, 2 नंबर ये मंत्रिमंडल, और तीसरा जो बन रहा है वो बन रहा है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। ये 3 ही प्रश्न बनेंगे और 3 प्रश्नों में से जो तो हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं उनमें से एक या हो सकता है दोनों के दोनों ये प्रश्न मिल सकते हैं। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? मंत्रिमंडल की शक्तियां। अब मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति होती है, देखो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द नहीं होता है। संविधान में अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिमंडल शब्द नहीं है, वहां पर है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। इस मंत्री परिषद का जो उच्च भाग बनता है, यानी मैंने पहले भी यहां पर बंटवारा करके बताया है कि इस मंत्री परिषद के 3 भाग बनते हैं। एक भाग बनता है मंत्रिमंडल, दूसरा भाग बनता है राज्य मंत्री, और तीसरा भाग बनता है उप मंत्री। ये 3 भाग बनते हैं इसके। अब इन तीनों भागों में सबसे उच्च स्तर के जो मंत्री होते हैं वो कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। कहने का मतलब सबसे उच्च स्तर के बड़े विभागों के जो अधिकारी होते हैं उनको कैबिनेट मंत्रियों में सम्मिलित किया जाता है। और यहाँ पर जो टॉपिक बन रहा है वो इन्हीं का बन रहा है। यहाँ पर टॉपिक भी इन्हीं का बन रहा है, मंत्रिमंडल की शक्तियां एवं उनके कार्य। अब देखो मंत्रिमंडल की शक्तियां और उनके कार्य के आधार पर, उनकी शक्तियां उनके कार्य के आधार पर इस मंत्रिमंडल को भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है, 1 नंबर का प्रश्न बन गया कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल को उसका हृदय क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर होती है, लेकिन सारी शक्तियों का पालन, वास्तविक जो पालन है वो कौन होता है? मंत्रिमंडल ही होता है। इसका मतलब संविधान का जो हृदय है, संविधान का जो बीच का जो भाग है वो कौन सा बनता है? ये भाग बनता है मंत्रिमंडल का। ये लाइन 1 नंबर की याद रखना आप। उसके बाद देखो अब उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं उनके बारे में हम निर्धारित विस्तार से वर्णन करेंगे। उसमें 1 नंबर पर स्थिति ये बनती है, 1 नंबर शक्ति राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। ये पहला भाग बन गया इसका, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। यानी मंत्रिमंडल का काम ये बनता है कि राष्ट्र में किस प्रकार की योजना में बनाना। अलग अलग विभाग रहते हैं इनके पास, सारे विभागों में किस प्रकार का कार्य करना है, हमें विकास का स्तर है वो कहां तक पहुंचाना है, किस आधार पर विकास करना है, कौन से क्षेत्र में ज्यादा विकास करना है, ये सारी योजना है वो मंत्रिमंडल ही बार बार अपनी बैठक, यानी प्रधानमंत्री, इन मंत्रियों की बैठक, प्रधानमंत्री स्वयं इसी मंत्रिमंडल में होता है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, वो जब चाहे तब इनको बैठक में बुला सकता है, इनकी बैठक ले सकता है, इनके कार्यों के बारे में वो पूछ सकता है। तो सबसे पहला कार्य उनका यही होता है कि देश में नीति निर्धारित करना। नीति का मतलब जो योजना बनाई जाती है, जो कार्य की योजना बनाई जाती है वो निर्धारित करना। नंबर दूसरा जो ये बनता है वो बनता है कानून पर नियंत्रण। कानून पर नियंत्रण, इन टॉपिकों पर गहराई से ध्यान रखना।
ऐसे हाईलाइट करके आप इनका वर्णन करोगे वहां पर। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट ये बनता है कानून पर नियंत्रण। कानून पर नियंत्रण का मतलब ये होता है कि जैसे लोक संसद में कानून की भूमिका बनती है। कोई भी विधेयक पेश होता है तो मंत्रिमंडल के या तो ये मंत्रियों में से ही पेश किया जाएगा, लेकिन वहां पर पहले ये सारे मंत्री बैठ करके उस पर विचार करते हैं। उसके बाद ही कोई भी कानून प्रणाली वहां पर निश्चित की जाएगी या कानून बनाने की वहां पर संसद में वो विधेयक पेश करने की घोषणा करेंगे। जैसे वित्त मंत्री है वो बजट पेश करता है तो केवल वित्त मंत्री अपने स्वविवेक से नहीं कर सकता, वो पूरे मंत्रिमंडल के बीच में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री की अनुमति ही उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद कहने का मतलब वो वित्त मंत्री के नाम से है वो बजट पेश किया जाता है संसद में। तो कहने का मतलब कानून बनाने की जो प्रणाली है वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। किसकी? इन मंत्रियों की होती है, मंत्रिमंडल की होती है। उसके बाद कहने का मतलब राष्ट्र में कार्यपालिका, जो कार्यपालिका का भाग है 3 नंबर, राष्ट्रीय कार्यपालिका में सर्वोच्च भूमिका। अब देखो, वैसे तो नाम के आधार पर देखा जाए, इसको भी हाईलाइट करो आप। वैसे तो नाम के आधार पर देखा जाए ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन वास्तविक कार्यपालक ये मंत्रिमंडल होता है। सारी शक्तियों का उपयोग है ये मंत्रिमंडल करते हैं। जैसे विदेश मंत्री बनता है कोई है, जो कहने का मतलब जो अन्य अलग अलग जो कार्यों के रूप में जो भाग ये निभाते हैं, तो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही ये मंत्रिमंडल ही काम करते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, चाहे वो वैदेशिक हो, चाहे वो आंतरिक शक्ति हो, किसी प्रकार की शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां हैं वो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में ये सारे मंत्रिमंडल के सदस्य ही करते हैं। उसमें मुख्य भूमिका किसकी रहती है? मुख्य भूमिका उसमें प्रधानमंत्री की ही रहती है, अन्य सदस्यों की रहती है कम। यानी जैसे प्रधानमंत्री कहता है उनको उस आधार पर करना पड़ता है। हाँ, उनके भी विचार रखे जाते हैं, उनके विचारों का पालन भी किया जाता है अगर वो सही है तो। उसके बाद वित्तीय शक्ति नंबर 4, वित्तीय शक्ति। देखो ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। देश में बजट पेश करना, मतलब संसद में बजट पेश करना, राष्ट्र के लिए निधि से, राजकोष से निधि से पैसे निकलवाना, कोई भी योजना के लिए पैसे निकलवाना। ऐसी स्थिति में ये सारे मंत्रिमंडल के सदस्य वो निर्णय करते हैं कौन सी योजना में कितने राशि है वो लगाई जाएगी। उसमें मंत्रिमंडल की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मंत्रिमंडल के ही सदस्य उसमें निर्णय लेते हैं, उनके निर्णय के बगैर वो राशि वहां पर, कहने का मतलब वो बजट पेश लोकसभा में नहीं किया जा सकता, क्योंकि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला भाग जो बनता है वो है वैदेशिक संबंध। 5 नंबर शक्ति, वैदेशिक संबंध या विदेशी संबंध, हम ये भी कह सकते हैं। वैदेशिक या विदेशी संबंध का संचालन, यानी दो देशों के बीच में संधियों की जो स्थिति बनती है, सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर हो रहा है। ये सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन करता कौन है? प्रधानमंत्री करता है, रक्षा मंत्री करता है। कौन करता है? रक्षा मंत्री करता है, विदेश मंत्री करता है। ये इन वास्तविक कार्यपालक होते हैं, वास्तविक कार्यपालक ये सारा काम करते हैं। जो शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उनका उपयोग यही मिलकर के करते हैं। तो कहने का मतलब विदेशी जितने भी जो संधियां हैं, जो समझौते हैं, वो सारे के सारे किसके द्वारा किए जाते हैं? मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। किस देश के साथ कौन सी डील करनी है, किस देश के साथ कितना व्यापार करना है, ये सारी जो शर्तें हैं वो इन मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा, और खास तौर से प्रधानमंत्री, यानी इसमें उच्च नाम आता है, वो किसका आता है? प्रधानमंत्री को आता है। अब उच्च स्तर के जो नियुक्ति है उनमें इनकी भूमिका रहती है। देखो 6 नंबर, उच्च स्तर की नियुक्तियां, नियुक्तियों में भूमिका, नियुक्तियों में भूमिका। अब जैसे राष्ट्रपति उच्च स्तर के जिन की नियुक्ति करता है, जैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है, तो इन नियुक्तियों में
प्रधानमंत्री को पूछा जाता है, मंत्रिमंडल से परामर्श ली जाती है। जैसे महाभियोग लगाया जाता है, कोई भी आपातकाल लगाया जाता है तो भी मंत्रिमंडल की परामर्श राष्ट्रपति को लेनी पड़ती है। तो ये टॉपिक पूरे हो गए किससे संबंधित है, ये सारे 6 टॉपिक पूरे हो गए मंत्रिमंडल से संबंधित है। मंत्रिमंडल को संविधान का हृदय कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सारा कार्य इसी के नाम पर किया जाता है। उसके बाद उनकी एक एक शक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ये प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। तीसरा दो इस तरह, हमने पाठ के शुरुआत में 3 खंड बनाए थे केंद्र सरकार के, आपको याद होगा उस वीडियो का भाग, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। पहला भाग हमने बनाया था व्यवस्थापिका, दूसरा भाग बनाया था कार्यपालिका और तीसरा भाग बनाया था न्यायपालिका। तीसरा भाग कौन सा बनाया था? न्यायपालिका। हमने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ लिया, यानी संसद के लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया। कार्यपालिका के बारे में हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देखो राष्ट्रपति के दोनों में भूमिका आती है, राष्ट्रपति की इसमें भी आती है और इसमें भी आती है, कार्यपालक के रूप में भी आती है। हमने प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। अब बचा भाग तीसरा कौन सा है? वो बचा है न्यायपालिका। अब हम यहाँ पर विस्तार से वर्णन करेंगे किसके बारे में? न्यायपालिका। और यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है, और वो प्रश्न ये बनेगा कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उच्चतम न्यायालय के कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यहाँ पर प्रश्न ये बनेगा, देखो शुरुआत करते हैं। उच्चतम, या यहाँ पर देखो नाम से भी आप भ्रमित मत होना, दूसरा नाम आ सकता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। अब इसकी पहले तो हम शुरुआत से चर्चा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका किस प्रकार से बनती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने होने चाहिए। सबसे पहले जब देश का संविधान बना था, जब 19 देखो न्यायपालिका की शुरुआत 1935 से हो गई थी, वहां से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उस समय देश आजाद नहीं हुआ था। देश आजाद होने के बाद न्यायाधीशों की संख्या 1+7 रखी गई थी, बराबर 8 होती थी। 1 मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। लेकिन ये आंकड़ा कब बदला? ये बदला 2008 में। 2008 में इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 30+1 कर दी गई, यानी कितने सदस्य हो गए? 31। 30 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश। 30 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश। ये तो हो गई यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या। पहला भाग ये बन गया। यहाँ पर हम संख्या नहीं पढ़ रहे, अभी हम सर्वोच्च न्यायालय की संख्या नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल न्यायाधीश की योग्यता पढ़ रहे हैं। यहाँ पर उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब योग्यता के बारे में पढ़ लेते, दूसरा भाग देखो, यहाँ पर योग्यता। पहली बात वो भारत का नागरिक हो, पहली बात वो भारत का नागरिक हो, वो दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है वो किसी भी उच्चतम न्यायालय, एक में या अलग अलग दूसरे में, 2 में, 3 में, कितने में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में, सॉरी, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। अगर वो न्यायाधीश रहा है तो वो इसके योग्य बनता है। किसके? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अगर 5 साल तक वो उस न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका है राज्य स्तर पर, तो वो न्यायाधीश बन सकता है। इसके अलावा अगर उच्च न्यायालय में, अलग अलग उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत के पद पर अगर वो कार्य कर चुका है, वकील रह चुका है 10 वर्ष तक, तो भी वो योग्य बनता है किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। यहाँ पर भी ये प्रश्न बन सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये इस प्रकार की शर्तें होती है जिनको पूरा करना होता है। अब इनका कार्यकाल,
कार्यकाल होता है 65 वर्ष। कितना होता है? 65 वर्ष। 65 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। वैसे ऊपरी सीमा इसकी नहीं होती है 3 साल 4 साल 5 साल। जब वो 65 साल का हो जाता है तो उनको रिटायर होना पड़ता है। ये तो आगे सामान्य इनकी योग्यता के बारे में, सामान्य जानकारी के बारे में। अब हम उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो की शक्तियां, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, या लिख सकते हैं क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां, एवं शक्तियां। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, उनके क्षेत्राधिकार एवं उनकी शक्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। या उनके कार्यों का वर्णन कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न भी दिया जा सकता है। सबसे पहला जो भाग बनेगा वो बनेगा प्रारंभिक अधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा भाग बना है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें दो भाग बनते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसके दो भाग बनते हैं। एक तो बनता है एकमेव अधिकार, एकमेव अधिकार, जिसको भाग ए कह सकते हैं हम। और भाग बे बनता है इसका समवर्ती अधिकार। अब देखो यहां पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि सीधा निर्णय कहां पर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। सीधा निर्णय कहां पर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होगा। हाई कोर्ट या निचले स्तर के न्यायालयों से संबंधित कोई कार्य नहीं रहेगा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ये स्थिति बनती है। एकमेव का मतलब होता है एकमात्र न्यायालय का स्रोत बनता है, वो कौन बनता है? सुप्रीम कोर्ट। कैसी स्थिति में? जब दो राज्यों के बीच में विवाद हो, दो केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में विवाद हो, या राष्ट्र का कोई मुद्दा हो, यानी पूरे देश का कोई मुद्दा हो, तो ऐसी स्थिति बनती है। केंद्र सरकार का अगर मुद्दा है वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही पूरा होगा। दो राज्यों के बीच में विवाद है तो भी वो यहीं पूरा होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर एकमेव अधिकार किसका रहता है? इसी का रहता है। अब समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि मिला जुला भाग। जैसे मौलिक अधिकार जो हमारे मूल अधिकार है। अब समवर्ती का मतलब दोनों स्तरों पर हो सकता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय में भी जा सकता है और उच्चतम न्यायालय में भी पहले जा सकता है, सबसे पहले। लेकिन अन्य सभी जितने भी कोई भी मामला हो उसमें सीढ़ी दर सीढ़ी ही जाना पड़ता है। पहले निचला, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद उच्चतम न्यायालय तक जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक जो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो छह दिए गए हैं, मूल अधिकार में हम उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं और सीधा उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं। अपील यहाँ पर भी हमें कर सकते हैं, यहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है, यानी समवर्ती का मतलब दोनों का अधिकार इसमें बराबर है। तो ये भाग या शक्ति नंबर, कार्य नंबर, भाग नंबर 1 बन गया है। कौन सा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसमें एक तो एकमेव और एक बन गई समवर्ती सूची। अब उसके बाद हम 2 नंबर पढ़ेंगे, जो भाग है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी इसी का भाग है अपीलीय क्षेत्राधिकार। उसको 3 भागों में बांटा गया है। शक्ति नंबर 2, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसको कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 3, वैसे 4 भाग है इसके। इसके भाग कितने बने? 4 इसके भाग बने। उन चारों भागों को अलग अलग खंडों में बांटा गया, उसी के आधार पर हम वर्णन करेंगे। सबसे पहला भाग देखो, पहले मैं अलग अलग बता रहा हूं। पहला जो भाग बनता है वो बनता है संवैधानिक। दूसरा भाग बनता है फौजदारी। तीसरा भाग बनता है दीवानी न्यायालय। और चौथा बनता है विशिष्ट न्यायालय।
थोड़ी शायद की कमी पड़ गई है तो इसमें शायद डाल लेते हैं पहले। यानी ये जो चार प्रकार है ये किसके दे गए? अपीलीय क्षेत्राधिकार के ही चार प्रकार दे रखे हैं। उसमें पहला है वो संवैधानिक है, दूसरा फौजदारी है, तीसरा दीवानी है और चौथा विशिष्ट है। उनमें संवैधानिक विफलता की स्थिति में, संवैधानिक विफलता की स्थिति में सबसे पहले अपील हम कहां पर करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में ही करेंगे। देखो ये इसके चार भाग है। अपील ये जो दूसरी शक्ति है इसके चार भाग है। इसमें संवैधानिक, फौजदारी, दीवानी और विशिष्ट, इन चारों का वर्णन करेंगे हम। पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत याद आए, पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत यार पहला भाग हम ले रहे हैं संवैधानिक। किसको ले रहे हैं? संवैधानिक। और ये अनुच्छेद 132 के तहत है। अनुच्छेद 132 के तहत संवैधानिक विफलता की स्थिति जब बनती है तो हम अपील कहां पर जाकर के करेंगे? हम अपील करेंगे सीधा सुप्रीम कोर्ट में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के ही हम अपील कर सकते हैं, वहां पर दूसरी जगह नहीं पर। यानी कहने का मतलब ये हमें एक अधिकार दे रखा, अपील का अधिकार। अपील का मतलब ये होता है कि अगर संविधान से संबंधित किसी भी प्रकार से कोई हमें ऐसा लगे कि यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है तो हम उच्च न्यायालय के निर्णय को हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जा सकते हैं। वहां पर जो अर्जी लगाते हैं उसी को तो अपील कहते हैं। अपील का मतलब ये है हम वहां पर याचिका लगाते हैं, हम वहां पर गुजारिश करते हैं। जो पहली अपील तो ये हो गई संवैधानिक विफलता की स्थिति के रूप में। यानी अगर संवैधानिक विफलता की स्थिति बनती है तो अनुच्छेद 132 के अनुसार हमें उच्चतम न्यायालय तक जा सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर है दीवानी। दीवानी या फौजदारी की बात है। अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 133 अगर आय से संबंधित कोई मुद्दा है और वो मुद्दा उच्च न्यायालय में है, उच्च न्यायालय का मतलब तो होता है निचले स्तर का, राज्य स्तर का। पहले नियम ये था 30वें संविधान संशोधन यानी 1974 के लगभग एक ये संविधान था, 30वें संविधान संशोधन है 30वें। उससे पहले ये था कि 20,000 रुपए से मामला अगर 20,000 रुपए तक का है तो वो मामला केवल कहां तक था? उस न्यायालय तक था, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते थे। लेकिन इसके बाद में ये निर्णय बदल दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अगर आय से संबंधित उस न्यायालय में अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो अपील कहां पर जाकर कर सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में जाकर के वहां पर वो अपील कर सकता है। वो दीवानी मामले से संबंधित आती है, आय से संबंधित यानी उसमें लड़ाई झगड़े से संबंधित नहीं होता है, जो सामान्य कार्य होते हैं उसी से संबंधित कोई विवाद हो तो उनको उच्च न्यायालय के या निचले स्तर के न्यायालय के जो निर्णय है उनको उस न्यायालय के निर्णय की अपील को कहां पर है? अंतिम अपील का जो दृश्य बनता है वो कौन सा बनता है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही बनता है। उसके बाद 3 नंबर बनती है फौजदारी। फौजदारी अनुच्छेद 134 अगर उच्च न्यायालय ने किसी भी अपराधी को मृत्युदंड दे दिया हो, यानी निचले स्तर के न्यायालय ने जो अधीनस्थ न्यायालय है उसने तो उसको माफ कर दिया हो, इसने मृत्युदंड दे दिया हो, तो वो कहां अपील कर सकता है? यहां पर अपील कर सकता है। अगर यहां पर उसको सजा दी गई है और यहां पर उसको माफ कर दिया गया है तो विपक्ष वाला है वो यहां पर अपील कर सकता है। तो कहने का मतलब है किसी हत्याकांड से संबंधित कोई चोरी डकैती इससे संबंधित जो भी मामला है वो उच्च न्यायालय से निचले स्तर के न्यायालय के बाद उस न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील वहां पर की जा सकती है, वहां पर अर्जी लगाई जा सकती है। ये तीसरे नंबर का हो गया फौजदारी। अब उसके बाद में चौथा आता है विशिष्ट प्रकार का। विशिष्ट और वो आता है अनुच्छेद 134 के अंतर्गत। इसमें जितने भी जो मौलिक अधिकार है, अगर मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है तो उसको विशिष्ट सूची में उनको सम्मिलित किया गया है। तो ये 4 भाग बन गए इसके, यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार के है वो कितने भाग बन गए? इसके 4 भाग बन गए हैं। और ये चारों भाग ध्यान रखना आप,
यानी एक एक के पॉइंट के रूप में ध्यान रखना कि फौजदारी के रूप में किसका वर्णन होगा, विशिष्ट के रूप में किसका होगा, दीवानी के रूप में किसका होगा और संवैधानिक प्रणाली के रूप में किसके लिए होगा। तो इस प्रकार से ये अलग अलग है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर, ये तो 2 था, अब है 3। पॉइंट नंबर 3, अपील करने का अधिकार। यानी अपील करने का जो अंतिम अधिकार है या अपीलीय क्षेत्राधिकार का जो अंतिम अधिकार है या विशेष आज्ञा, यानी एक विशेष आज्ञा के अनुसार, जैसे विशेष आज्ञा के अनुसार जो अपील की पालना है वो यहाँ पर की जा सकती है। जैसे उच्च न्यायालय की अपील है वो उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, या कहने का मतलब है कि उच्चतम न्यायालय को ये लगे कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो निर्णय सही नहीं है, तो उस पर विशेष प्रक्रिया दोबारा से की जा सकती है। या अपील करने का जो अंतिम जो दौर बनता है वो कहां पर बन रहा है, वो यहीं पर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बन रहा है। ये अनुच्छेद 136 के तहत होता है, अनुच्छेद 136 के तहत ही बनता है अपीलीय अंतिम क्षेत्र, अपीलीय अंतिम क्षेत्र। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है परामर्श संबंधी शक्ति, परामर्श संबंधी शक्तियां। यानी सुप्रीम कोर्ट है वो उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, इन दोनों से परामर्श ले सकता है, इनके बारे में पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है किस प्रकार की कार्य प्रणाली चल रही है, किस प्रकार का मुद्दा चल रहा है, या किसी भी मुद्दे के बारे में या किसी भी क्षेत्र के बारे में ये कभी भी पूछ सकता है, उनसे परामर्श ले सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है पॉइंट नंबर 5, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है, अभिलेख का मतलब तो यहाँ पर रिकॉर्ड है, यानी कहने का मतलब उच्च स्तर का जो न्यायालय होता है वो यही होता है, इसमें सारा अधिकार है। यानी इसका जो मुख्यालय कहां पर है, सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करता है कि उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी बढ़ाई जाए, या उच्च न्यायालय है वो कहां कहां पर स्थापित किए जाए, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में जो जानकारी है वो सारी रखना अभिलेख के अंतर्गत आता है। वो अनुच्छेद 129 के तहत आता है, अनुच्छेद 129 के तहत ही आता है, अभिलेख न्यायालय के रूप में वो आता है। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है मौलिक अधिकारों का रक्षण, 6 नंबर, मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों का रक्षक, इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकार जो हमें 6 अधिकार दे रखे हैं, उनके जितने भी किसी प्रकार की जो हनन की स्थिति बनती है तो यहाँ पर अंतिम रूप से निर्णय है वो यहीं पर होता है, सुप्रीम कोर्ट में। मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी मामला हो तो हम उस न्यायालय में भी जा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं। ये दोनों न्यायालय स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कि पहले हमें उस न्यायालय में जाना होगा फिर उच्चतम न्यायालय में जाना होगा, नहीं, हम सीधे उच्चतम न्यायालय में भी जाकर के अपील कर सकते हैं। अंतिम जो इसका पॉइंट बनेगा वो बनेगा न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, न्यायिक पुनरावलोकन। अब न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब देखो मैं यहां पर समझाता हूं। जैसे ये मंत्रिमंडल है, यहां पर ये संसद है, ये मंत्रिमंडल कोई कानून बनाना चाहता है, यहाँ पर लोकसभा में राज्यसभा में दोनों पास करा करके कोई बिल पास करा करके कानून बना देता है, यहाँ पर कोई कानून बन जाता है। जैसे अब मंत्रिमंडल की सहमति से यहाँ पर कानून बन गया, लेकिन हो सकता है कि वो जनता के हित में न हो, उसका दुरुपयोग हो रहा हो देश में,
तो ऐसी स्थिति में ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि उन पर पुनर्विचार के लिए ये भेज सकता है या उस कानून को ये रद्द भी कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में बस इतना ही, इससे ज्यादा के नहीं है। और विद्युत नहीं होने के कारण हो सकता है कि आपको बोर्ड पर कुछ कम दिखाई दिया होगा कुछ अंतिम टॉपिक्स में, बाकी तो विद्युत थी लेकिन फिर भी शायद तक आपको स्पष्ट दिखाई दिया होगा। अब अगला जो अध्याय रहेगा वो रहेगा अध्याय नंबर 7, और अध्याय नंबर 7 है केंद्र राज्य सरकार, और वो है 8 नंबर का अध्याय। अध्याय नंबर 7 है वो कितने नंबर का है, 8 नंबर का है। तो आज के लिए भी इतना ही। जय हिंद।